हाय गाइस। उड़ान इन्फिनिटी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उड़ान इंस्टीट्यूट भारत की सशस्त्र सेनाओं को समर्पित एक संस्थान। आज के इस सेशन में मैं आपको फिजिक्स का जो सबसे बेसिक टॉपिक है, जो फिजिक्स की शुरुआत मानी जाती है, और उस टॉपिक का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। आज के सेशन में हम यूनिट और डायमेंशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही इसी वीडियो में हम यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप के पेपर में आ सकते हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। देखिए, मैं इस प्लेटफॉर्म पर अभी हमारे पेपर में लगभग 30 दिन का समय शेष है। तो इन 30 दिनों में फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग के जो भी एक्सपर्ट्स हैं, वो अपने टॉपिक के सभी वीडियो आपने इस उड़ान इन्फिनिटी के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे जुड़ेंगे। मैं फिजिक्स के बारे में आपसे बात करूंगा। जैसे आज हम यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में बातें कर रहे हैं, ऐसे ही हम जितने भी टॉपिक एयरफोर्स का जो पेपर उसमें आते हैं, उन सभी टॉपिक के बारे में हम बातें करेंगे। तो आप इन वीडियो को अगर बहुत ध्यान से देखेंगे और सभी वीडियो के आप नोट्स बनाएंगे, तो आपको इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको इन वीडियोस को बहुत रिलीजियसली फॉलो करना है। जब आप इन वीडियो को देखें, तो वीडियो को केवल देखें ना, इनके साथ ही में ही जो भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, इनके नोट्स भी बना लें, क्योंकि अभी हमारे पास हमारे एग्जाम में केवल 1 ही महीना बचा है। तो हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, लेकिन मैं एक भी कॉन्सेप्ट यहां पे मिस नहीं करूंगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। और आज का हमारा जो सेशन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसके ऊपर रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन। देखिए, सबसे पहली है कि यूनिट है क्या, व्हाट इज यूनिट, और यूनिट की हमें आवश्यकता है क्यों। यूनिट जिसको हम मात्रक बोलते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा बड़ा है, तो आपका क्लियर आंसर होगा कि ये वाला बड़ा है, क्योंकि इसके और इसके साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं दो लगभग कंपेरेबल साइज के ऑब्जेक्ट बना दूं, जिनका साइज अप्रॉक्स सेम हो, और तब आपसे पूछा जाए कि इनमें से बड़ा कौन है, तो अब शायद आपको इनको देखकर बताने में समस्या हो। इसीलिए हमें इनको करना पड़ेगा मीजर। क्या करना पड़ेगा? मीजर। हमें इनको मापना पड़ेगा। और जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मीजर करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को मापेंगे, तो सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी, मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी। सपोज करिए मैं आपसे यहां पर कहता हूं कि आपको यह बताना है इस लाइन की लेंथ कितनी है। इस लाइन की लेंथ कितनी है? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज भौतिक राशि को मेजर करने के लिए आपके पास एक यूनिट का होना बहुत जरूरी है। तभी आप बता पाएंगे ये कितने सेंटीमीटर की है, कितने मीटर की है, कितने मिलीमीटर की है। तो ये सभी जो सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर है, ये सभी क्या होते हैं? यूनिट होते हैं। तो आपको समझ आया कि बिना यूनिट के किसी भी भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना संभव नहीं है। अब अगर मैं बात करूं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी अर्थात भौतिक राशि को मेजर करने के लिए किस किस की आवश्यकता पड़ती है, तो यहां पे देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एन यू। क्या? एन यू। एन क्या है? एन है न्यूमेरिकल नंबर। क्या है? न्यूमेरिकल नंबर। और यू क्या है? यूनिट है, मात्रक है। यू क्या है? यूनिट अर्थात मात्रक।
अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये जो लाइन है ये इसकी लेंथ क्या है, तो आप बता पाएंगे कि इस लाइन की लेंथ 30 सेंटीमीटर, या ये केवल एग्जाम्पल के लिए है। अब यहां पे देखो, अगर आपने बोला कि इस लाइन की लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो 30 तो क्या है n, सेंटीमीटर क्या है u। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक न्यूमेरिकल नंबर और एक उसका यूनिट। इतना क्लियर है आपको? तो क्वेश्चन पेपर में अगर कोई भी सवाल आपके यूनिट और डायमेंशन के ऊपर आता है, तो आपको पहले उसकी यूनिट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आपको उसका आंसर करना है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। हमारी जो यूनिट होती है, जो मात्रक होते हैं, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, जिनको मौलिक राशि कहा जाता है। दूसरे हमारी आते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, जिनको व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। तो हमने यूनिट को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया? दो, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन यूनिट को फंडामेंटल या डिराइव्ड यूनिट्स क्यों कहा जाता है, तो उसको आप समझिएगा। देखिए, फंडामेंटल वर्ड का जो सिंपल सेंस होता है वो बेसिक होता है। क्या होता है फंडामेंटल शब्द का बेसिक का सिंपल सेंस? बेसिक। जितने भी ऐसे मात्रक हैं जो कि किसी भी दूसरी क्वांटिटी पर, जिनको मेजर करने के लिए किसी भी दूसरी क्वांटिटी या किसी भी दूसरी यूनिट की आवश्यकता नहीं है, ऐसे हम यूनिट्स को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। जितनी भी ऐसी यूनिट हैं, ध्यान रखिएगा, जितनी भी ऐसी यूनिट हैं जिनको डराइव करने के लिए फंडामेंटल यूनिट की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न यूनिट, अर्थात डेराइव्ड यूनिट्स। देखिए, डेराइव्ड वर्ड का सेंस ही होता है कि हमने इनको डेराइव किया है। किसकी हेल्प से? फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से। तो आपको ये समझ में आया कि फंडामेंटल जो यूनिट है वो इंडिपेंडेंट है, किसी भी दूसरी यूनिट पर डिपेंड नहीं करती, जबकि जो डेराइव्ड यूनिट्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? फंडामेंटल यूनिट के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखिए, हमारे पास पहले क्या होता था, किसी भी सिस्टम को, सपोज करो मुझे ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जिसकी लेंथ l है, मुझे इस ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करनी है। ठीक है, होता क्या था, हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट के लिए अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स था। सबसे पहले सीजीएस में C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड। अर्थात अगर हमारे पास डिस्टेंस होगी तो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मास होगा तो ग्राम में मेजर करेंगे, समय होगा तो सेकंड में। सेकंड हमारे पास आती है FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड। डिस्टेंस होगा तो फुट में मेजर करेंगे, मास होगा तो पाउंड में मेजर करेंगे, टाइम होगा तो सेकंड में। थर्ड हमारे पास है MKS सिस्टम, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। डिस्टेंस होगी, दूरी होगी तो मीटर में मेजर की जाएगी, मास अर्थात द्रव्यमान होगा तो किलोग्राम में, और समय होगा तो सेकंड में। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक इवॉल्व किया जिसको हम बोलते हैं SI सिस्टम। SI सिस्टम का फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल। एक्चुअली ये एक फ्रांस वर्ड से आया है। अब ये SI सिस्टम आया कहां से, तो उसके बारे में सुनिए। एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, ये एक ऐसी संस्था है जो कि सभी यूनिट्स के ऊपर जितने भी डिस्कशन है, जितनी भी डिबेट्स हैं, वो यहां होगी।
इस संस्था ने डिबेट करने के बाद एक सिस्टम बनाया और सिस्टम का नाम क्या रखा गया, एसआई सिस्टम। ठीक है, वर्तमान में हमारे पास एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट की कुल संख्या कितनी है, 7। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि भौतिक राशि मौलिक राशि दैट इज फंडामेंटल यूनिट्स की टोटल संख्या कितनी है, तो उसका आंसर क्या होगा, 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास एक लिस्ट है, आप इस लिस्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज करें, बहुत अच्छे से इसको आप मेमोराइज करें। तो यहां हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट और उनकी फंडामेंटल क्वांटिटी और उनकी यूनिट के बारे में। ठीक है, कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वांटिटी है वो क्या है, लेंथ। सबसे पहली भौतिक राशि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, लेंथ। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल m। डायमेंशन के बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि डायमेंशन का सेंस क्या है। अभी आप ये समझ लें कि अगर आपसे कहीं भी बीमा की बात करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि लेंथ की बीमा क्या है, कैपिटल L। ठीक है, क्या है, कैपिटल L। दूसरी क्वांटिटी हमारे पास है टाइम। टाइम का मास। मास का ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम। इसको सिंबल क्या होगा, kg। साथ ही इसका जो डायमेंशन होगा वो कैपिटल M इन ब्रैकेट, कैपिटल M इन ब्रैकेट। इन डायमेंशंस को अभी आप केवल देखते चलिए, थोड़ी देर बाद मैं एक्सप्लेन करने ही वाला हूं कि डायमेंशन से सेंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s से और इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल T। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर, सिंबल कैपिटल A और डायमेंशन A इन ब्रैकेट्स। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जो उष्मागतिकी तापमान होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन, सिंबल कैपिटल K और डायमेंशन कैपिटल K इन ब्रैकेट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल MOLE, ये इसका यूनिट का पूरा नाम है। सिंबल में जो इसका लास्ट का E है वो हट जाता है तो केवल क्या रह जाता है, मोल। और ये अपोजिट हो गया तो इसे आप ठीक कर लेना। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशन क्या होगी, MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, कैंडला। इसका रिप्रेजेंटेशन CD और इसका जो डायमेंशन होता है वो ये होता है। ठीक है, इसका ये होता है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो अभी आपने देखी, इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। ये भी कभी कभी हमारे पेपर में आ जाती है कि सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो प्लेन एंगल, ये मेन नहीं है, ये प्लेन है। ठीक है, प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट क्या होती है, रेडियन। प्लेन एंगल का SI यूनिट क्या होती है, रेडियन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, RAD। सॉलिड एंगल की SI यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SR से। देखिए मैं आपको यहां पे प्लेन एंगल थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए ये हमने कोई एक सिस्टम को हमने काटा, ठीक है, किसी एक सर्कल में से। ये है DS और ये है R, ये रेडियस ऑफ सर्किल है एंड ये सरकमफेरेंस का पार्ट है। तो थीटा बराबर क्या होगा, DS अपॉन R। इसके ऊपर बहुत बार न्यूमेरिकल भी बन जाता है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू, और यहां पर जो थीटा है ये प्लेन एंगल है। थीटा कैसा एंगल है, प्लेन एंगल है। थीटा इज इक्वल टू DS अपॉन R। क्लियर है आपको। तो प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल की ऐसा यूनिट स्टेरेडियन। ठीक होगी बात।
अभी तक हमने केवल बात की कि हमारी जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी है, साथ ही हमने बात की कि हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी है। अब मैं आपको यहां पर यूनिट्स का, यूनिट्स में कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि लेंथ को मेजर करने के लिए, किसको मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल यूनिट्स हैं। कुछ क्या है, स्पेशल यूनिट्स, जिनका यूज हम स्पेशल केसेस में ही करते हैं। तो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ लेंथ। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। क्या होती है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -11 मीटर। एयरफोर्स के पेपर में डायरेक्टली भी सवाल पूछ लिया जाता है कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में कुल कितने मीटर होते हैं, आपको ये याद रखना है। अब ये जो वर्ड है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती क्या है, एवरेज सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सन। जो हमारा स्टार है सन और जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, इनके बीच का जो एवरेज सेपरेशन है अर्थात औसत दूरी है, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आपको बता दिया मैंने कि 1.46 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लाइट ईयर। ये बहुत बार पेपर में आता है कि लाइट ईयर, लाइट ईयर देखिए यहां पे ईयर आता है लेकिन ये समय की यूनिट नहीं है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। लाइट ईयर किसका यूनिट है, लेंथ का है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। अब आपसे कोई पूछ ले कि लाइट ईयर होती क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। लाइट के द्वारा एक साल में वैक्यूम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। देखिए यहां पे इस वर्ड को आप बहुत अच्छे से याद रखें कि लाइट ईयर में लाइट किस मीडियम में ट्रेवल करनी चाहिए, वैक्यूम में। किस में ट्रेवल करेगी, वैक्यूम में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट यूनिट है पारसेक। एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं, आपको याद रखना है। एक पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं, 3.26, अर्थात ये लेंथ की एक बहुत बड़ी यूनिट है। अब ये पारसेक होती क्या है मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, लेकिन इसको समझने से पहले आपके ये तीनों कॉन्सेप्ट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, लाइट ईयर क्या है, पारसेक मैं आपको अभी समझा रहा हूं। इन तीनों में आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज होना चाहिए कि कुल कितनी कितनी मीटर होते हैं, ताकि क्वेश्चन पेपर में अगर डायरेक्ट सवाल आए तो आपका गलत ना हो, ठीक है। अब आप समझिएगा पारसेक क्या होता है। यहां देखिए जरा, ये है हमारा सन, ये क्या है हमारा सन। हमारे सन के चारों ओर इलेप्टिकल पाथ में कौन रिवॉल्व करती है, अर्थ। ये कोई एक नियरेस्ट स्टार है। सन के जो सबसे करीब का तारा है वो है। अब अगर मैं अर्थ का इस नियरेस्ट स्टार पे इसको मिला दूं तो ये कितना आएगा, आर्क सेकंड। कितना आएगा, आर्क सेकंड। तो अर्थ का जो एंगल बनेगा नियरेस्ट स्टार के साथ वो कितना एंगल सबस्टेंड करेगा, आर्क सेकंड। इसको बोलते हैं 1 पारसेक। ये कितनी लेंथ हो गई,
1 पारसेक। क्लियर होगी बात आपको? ये हमारा स्टार सन, ये अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, ये कोई नियरेस्ट स्टार है। अब अगर सन को, अर्थ को मैं इस स्टार से मिला दूं तो सन और इसके बीच में जो डिस्टेंस बनेगी वो 1 आर्क सेकंड के एंगल पे कितनी बनेगी? 1 पारसेक। क्लियर होगी बात आपको? तो ये होता है 1 पारसेक, और 1 पारसेक में 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होते हैं। तो ये जो तीनों यूनिट आपने लेंथ की देखी है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ये आपके बहुत काम आएगी। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास है डायमेंशन। क्या है? डायमेंशन। अभी तक हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स के बारे में कुछ पर्टिकुलर बातें। अब हम पढ़ेंगे जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उनके डायमेंशन से रिलेटेड कुछ बातें पढ़नी है। डायमेंशन क्या है? पावर्स टू विच वेस्ट क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। पावर्स टू विच वेस्ट क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी की जो पावर आती है, ठीक है, वेस्ट क्वांटिटी की जो पावर आती है उसे ही हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? डायमेंशन। जितनी भी बेस क्वांटिटी है उनकी पावर किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायमेंशन बोला जाता है। अब यहां पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं, हम आगे और भी एग्जाम्पल करेंगे, अभी आप इसको समझिए। देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया है कि अगर लेंथ की बात होगी, किसकी बात होगी? लेंथ की, तो लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल। अब एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर रेक्टेंगल की बात करूं, लेंथ भी एक डिस्टेंस है, ब्रेथ भी एक डिस्टेंस है, और लेंथ का यूनिट क्या, डायमेंशन क्या होता है? एल। तो एल मल्टीप्लाइड बाय एल, तो एरिया का डायमेंशन क्या आया? एल स्क्वायर। एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर के थ्रू, क्योंकि ये एरिया का डायमेंशन, आप समझिए डायमेंशन की डेफिनेशन, पावर्स टू विच वेस्ट क्वांटिटी आर रेज्ड। ये हमारा बेस है। बेस क्वांटिटी की कितनी पावर हुई किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए, वही हमारी क्या होती है? डायमेंशन। वॉल्यूम के समझिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल मल्टीप्लाइड बाय एल, एल मल्टीप्लाइड बाय एल, तो ये क्या आ गया? एल क्यूब। क्या है? एल क्यूब। तो सारी कहानी किसकी है? बेस क्वांटिटी की पावर्स की है। क्लियर है आपको डायमेंशन क्या होती है? पावर्स टू विच बेस क्वांटिटी आर रेज्ड। क्लियर? अब यहां पे इतना समझने के बाद मैं आपको यहां पर कुछ डायमेंशन और समझा रहा हूं, उसके बाद हम जितने भी यूनिट और डायमेंशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो पहले आप, हालांकि जब मैं काइनेमैटिक्स की क्लास लूंगा, मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, तो इन सारे फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा, लेकिन क्योंकि आज हमें इनका यूज करना है तो आपको मैं कुछ फॉर्मूले बता देता हूं, आपको याद रखना है। देखिए, जहां भी डिस्टेंस का डायमेंशन आएगा एल होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट लेंथ, तो वेलोसिटी का क्या आ जाएगा? एल टी माइनस वन। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? एल टी माइनस वन। स्पीड की डायमेंशन भी यही होगी, एल टी माइनस वन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस वन। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? सॉरी, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का तो एल टी माइनस वन है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, अर्थात एल टी माइनस वन अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा? एल टी माइनस टू।
बात क्लियर हो रही है आपको? एक्सेलरेशन का क्या है डायमेंशन? एल टी माइनस टू। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है m मल्टीप्लाइड बाय ए। m का तो कैपिटल M। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या आया? एल टी माइनस टू। अगर आपको अभी इसको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। काइनेमेटिक्स की क्लास में ये चीजें एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, अभी केवल आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। तो फोर्स का क्या आया? एम एल टी माइनस टू। ठीक है। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या है? एम एल टी माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय एल। तो वर्क का क्या होगा? एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू। इतना फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को आप अगर याद रखेंगे तो जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं, आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो चलिए अब हम यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। आपको पहले ही बता चुका हूं, लाइट ईयर टाइम का यूनिट नहीं है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है। और लाइट ईयर से मतलब क्या है? लाइट, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जाए उसे हम क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। क्लियर है पहला क्वेश्चन कि लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। अगला क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ। जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी जो डायमेंशन है वो किसके सेम है? तो सबसे पहले तो हमें काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन उसे ड्राइव कैसे करेंगे? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ? हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ तो ऐसे ही रहेगा। मास का डायमेंशन क्या होता है? m। और v का डायमेंशन अभी आपको बताया था मैंने। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस टू और इसका भी स्क्वायर। हाफ तो ऐसे लिखा जाए, कोई सेंस नहीं है इसका, तो m लिख लो, एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है। तो ये क्या आ गया? एम एल टू टी माइनस टू। काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन आया वो क्या आया? एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू। अब फोर्स की डायमेंशन तो अभी आपने देखी थी कि फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस वन। प्रेशर की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। देखिए, अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन अर्थात बीमा कैलकुलेट करनी है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा उसका फॉर्मूला। उसके फॉर्मूले में आप डायमेंशन रखिए। अब प्रेशर का फॉर्मूला एफ अपॉन ए। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी माइनस वन। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल का स्क्वायर। तो प्रेशर की क्या आ गई? एम एल माइनस वन, ये टू ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और टी माइनस वन। तो इसका आंसर प्रेशर तो है नहीं। वर्क का अभी आपने देखा था कि वर्क की डायमेंशन होती है एम एल टू टी माइनस टू। एम एल टू टी माइनस टू। अब यही तो काइनेटिक एनर्जी की भी है। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो किसके सेम होती है? वर्क के। दोनों क्वेश्चन क्लियर अभी तक आपको? चलिए आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक कांस्टेंट इज। प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है?
देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू एच न्यू। H क्या है बताइए जरा? H है प्लैंक्स कांस्टेंट। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। न्यू क्या है? ये है फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। E क्या है? एनर्जी। E क्या है? एनर्जी। अब आपको फॉर्मूला किसका कैलकुलेट करना है? प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। तो H इज इक्वल टू E अपॉन न्यू। H इज इक्वल टू E अपॉन न्यू। एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने निकाला था, क्या आया था? ml2t-2। ध्यान रखिएगा वर्क और एनर्जी दोनों का ही डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ml2 t-2। न्यू का होता है t-1। t-1 तो ये क्या हो जाएगा? ml2t-1। ml2t-1। अब ये कहां पे आ रहा है? तो सॉरी ये नहीं है, ये ml2t-1। इसमें एक भी करेक्ट अभी मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है? तो आप इसको -1 कर लें तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक कांस्टेंट कितना आ जाएगा? ml2t-1, ठीक है? नेक्स्ट है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि कैपिटल जी को अगर मुझे ड्राइव्ड करना है तो ये कहां से आ सकता है? तो आपको पता है F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला निकल करके आता है कहां से? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आता है। F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी G को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है? चलिए जरा, अब G का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर m1 मल्टीप्लाइड बाय m2, ठीक है? क्या हो जाएगा? सॉरी, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो G का क्या हो जाएगा? F मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर m1 मल्टीप्लाइड बाय m2। अब देखिए जरा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mlt-2। डिस्टेंस का क्या होता है? L स्क्वायर। मास m और m, ये m का स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा G बराबर m L3t-2 अपॉन m स्क्वायर। तो ये ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? m-1 L3t-2, ठीक है? m-3 L3t-2, तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m-1 L3t-2। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है प्लैंक कांस्टेंट हैज द सेम डायमेंशन। आपको चार ऑप्शन दिए हैं कि जो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन है वो इनमें से किसके इक्वल है? ऑप्शन है एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम या वर्क। तो सबसे पहले हमने ऊपर ही ड्राइव्ड किया था किसका डायमेंशन? प्लैंक कांस्टेंट का। कहां से? E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू एच न्यू। तो H बराबर E अपॉन न्यू। E का ml2t-2 और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है? T इनवर्स। तो ये हो जाएगा ml2t-1।
ml2t-1। अब एनर्जी और वर्क इन दोनों का तो एक ही होता है, ml की पावर 2t-2। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू एम बी। तो ये कितना आएगा, ml t-1। ये तो है नहीं, तो अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mbr। mbr ठीक है, तो ये ml t-1 मल्टीप्लाइड बाय l, तो ये हो जाएगा ml2t-1। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में अगर आ जाए कि प्लैंक्स कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ, तो आपको अपना ऑप्शन क्या सही करना है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इसका सही आंसर होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी आर। आपको सभी यूनिट, सभी क्वांटिटी के फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, एनर्जी और वर्क की डायमेंशन सेम होती है। लीनियर मोमेंटम की क्या आएगी डायमेंशन, एम, ये भी आप अपनी नोटबुक में लिख लें, ml t-1, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर mb। चलिए नेक्स्ट है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लेटेंट हीट होती क्या है। देखिए, आपको मैं ग्राफ की हेल्प से समझा रहा हूं, इसको समझने का पहले प्रयास कर लें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में लेटेंट हीट के ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ये कोई सॉलिड है, ये कोई क्या है, सॉलिड। हमने इसको हीट किया, हमने इसको क्या किया, हीट, हमने इसको एनर्जी देना स्टार्ट किया। जब आप सॉलिड को हीट करोगे तो वह अपनी स्टेट चेंज करेगा और सॉलिड से क्या बन जाएगा, लिक्विड। सॉलिड से क्या बन जाएगा, लिक्विड। लेकिन जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उस मोमेंट पे हम जितनी भी एनर्जी देंगे वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे इस कोऑर्डिनेट पे टेम्परेचर ले लूं तो क्या होगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, होगा क्या, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। तो जितनी भी हीट चेंज ऑफ स्टेट में काम आती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो यहां पे होगा क्या, सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो जो हीट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दी, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद होगा क्या, लिक्विड से किसमें कन्वर्ट होगा, वेपर स्टेट में, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। फिर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो बात क्लियर हो गई आपको। ऐसी हीट जो टेम्परेचर बढ़ाने में ना काम आए बल्कि चेंज ऑफ स्टेट में काम आए, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है Q बराबर ml। Q इज इक्वल टू ml। Q क्या है, लेटेंट हीट, m क्या है, मास, सॉरी Q क्या है, हीट गिवन, m क्या है, मास, और L क्या है, लेटेंट हीट। क्लियर होगी बात आपको यहां से। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो Q बराबर ml, तो L बराबर Q अपॉन m। Q क्या है, हीट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट किसका फॉर्म है, एनर्जी का। तो ml की पावर 2 t की पावर -2 डिवाइडेड बाय m, तो ये क्या हो जाएगा, L2 t-2, L2 t-2। ठीक है, अब इसको आप माइनस कर लें, थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, तो ये इसका सही आंसर है। डेट इज m की पावर 0 L2 t की पावर -2। तो ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ आगे अगला क्वेश्चन है
यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ इम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, और एयर फोर्स में इम्पल्स से बहुत बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इम्पल्स का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इम्पल्स का फॉर्मूला। इम्पल्स क्या है, एफ इज इक्वल एफ मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी चलिए, एफ आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। किसी भी, आपने बहुत बार देखा होगा क्रिकेट के गेम में, जब भी कोई प्लेयर किसी बॉल को कैच करता है, क्या करता है, कैच करता है, तो वो अपने हाथ को कैच करने के बाद नीचे लाता है। क्यों लाता है, उसका रीजन सुनिए। सपोज करिए किसी फील्डर ने यहां पर कैच पकड़ा, अगर वो अपने हाथ को नीचे नहीं लाएगा तो जो चेंज इन टाइम होगा, अर्थात जितने प्रोसेस में कैच कंप्लीट हुआ वो बहुत कम होगा। जितना चेंज कम होगा, हाथों पर लगने वाला फोर्स उतना ही ज्यादा, क्योंकि एफ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई अपॉन डेल्टा टी। तो हम करते क्या है, हाथों को नीचे लाके चेंज इन टाइम को बढ़ाते हैं, चेंज इन टाइम को बढ़ाते हैं, ताकि हाथों पर जो फोर्स बॉल लगाएगी वो कम लगे और हाथों पर हमें कम चोट लगे, हमारा हाथ हर्ट ना हो। तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या होगा, एफ इंटू डेल्टा टी। अब एफ की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, और टाइम की डायमेंशन टी, तो ये क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। ठीक है, एम एल टी माइनस वन। अब यूनिट की बात करें, अब इसका फोर्स का यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। ओके, इसमें थोड़ा सा एक्चुअली है क्या, पीपीटी में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक्स आपको उनको इग्नोर करना है, ठीक है। मुझे भी थोड़ी समस्या आ रही है टाइपिंग की वजह से, आने वाले वीडियोस में इसको हम ठीक करेंगे। तो इंपल्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन सेकंड, और इसका डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी माइनस वन। बात क्लियर होगी आपको कि इंपल्स का यूनिट तो क्या होगा, न्यूटन सेकंड, और डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी माइनस वन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक्स को प्लीज आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। आने वाली वीडियोस में हम उनको ठीक करेंगे। पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, इनमें से जो चार ऑप्शन आपको दिए हैं उनमें से किसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो सेम होता है। अब देखिए जरा, वेलोसिटी इंपल्स, वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस वन। इंपल्स का क्या होता है, अभी हमने देखा, एम एल टी माइनस वन। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। फोर्स एंड वेट, फोर्स एंड वेट, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, बताइए जरा, क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, एम एल टी माइनस टू, और वेट होता है एम जी। वेट क्या होता है, एम जी, ठीक है, और एफ बराबर भी क्या होता है, एम जी। तो फोर्स एंड वेट, फोर्स एंड वेट, बी ऑप्शन द राइट आंसर। फोर्स और वेट दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। आपको इस बात को याद रखना है। जब हमारा बी ऑप्शन ही ठीक हो गया तो हमें सी और डी ऑप्शन पे जाने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इफ एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a प्लस 2ab माइनस 6। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a प्लस 2ab माइनस 6। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इसमें भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक्स है, लेकिन हम इसी का फाइंड करेंगे क्या आएगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू W अपॉन टी, P इज इक्वल टू W अपॉन टी।
ml2t-2, ml2t-2, और ये क्या आ जाएगा t, तो ml2t-3, ml2t-3। आप MaLbTc को कंपेयर करिए ml2t-3 के साथ, ml2t-3, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 1, V की वैल्यू कितनी आ गई 2, C की वैल्यू कितनी आ गई -3। ठीक है, अब हमसे किसकी पूछी है 5A प्लस 2AB -6, तो 5 1 प्लस 2 1 2 -6, तो 5 प्लस 4 -6, तो 5 और 4 9 -6 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 3, आंसर क्या आएगा 3। ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन के अनुसार नहीं है, उसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल कंसेप्ट को समझना है कि अगर कभी भी आपसे इस टाइप का सवाल आए तो आपको डायमेंशन निकाल के उसके कंपैरिजन करके ए बी और सी की क्या निकाल लेनी है, वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो आप इसमें डी ऑप्शन कर ले, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए इसमें थोड़ा सा डायमेंशनली करेक्ट कर लें आप, डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है। ठीक है, अब इसमें या तो करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, जो भी क्वेश्चन में होगा। S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्या है ये, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में S तो क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या आएगी L, U क्या है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि L t-1 मल्टीप्लाइड बाय t प्लस हाफ, A का क्या आएगा L t-2 और समय का क्या आएगा t स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा L प्लस L/2, तो ये करेक्ट, A जो है वो करेक्ट है। S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें A और C तो सेम ऑप्शन ही है। ठीक है, अब क्या है S बराबर यू टी प्लस ये A होगा, S बराबर यू टी प्लस A/2 2n-1, तो ये क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। क्या है ये फॉर्मूला, किसका है ये, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, तो ये भी सही होगा। तो यहां पे आप क्वेश्चन में करिएगा डायमेंशनली इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो उसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि बाकी ए सी और डी तो करेक्ट हैं। अगला है हमारे पास, जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ, जूल किसका ऐसा यूनिट है, तो जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, वर्क और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो एग्जाम, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो एक्सप्रेस प्रेशर, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो एक्सप्रेस प्रेशर, तो प्रेशर बराबर होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, नेक्स्ट है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1 AMU, that is 1 atomic mass unit is equal to, तो 1 atomic mass unit is equal to 1.66 10 to the power minus 27 किलोग्राम, 10 to the power minus 27 किलोग्राम। ठीक है, अगर अब मैं इसको इस आप ग्राम करिएगा, ठीक है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 किलोग्राम, आप इसकी जगह पे कर लें 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अब इसका जो
करेक्ट आएगा, अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट आएगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बात क्लियर हो गई आपको? लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैलोरी एंड जूल? तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। आपको इन क्वेश्चन से आइडिया हो जाएगा कि आप यूनिट और डायमेंशंस के क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही आज थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक्स थी, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर ठीक करूंगा। ऐसे ही मैं हर टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर आपको इसी के साथ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उड़ान ने एक लॉन्च किया है टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। क्या लॉन्च किया है हमने? टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमारे टेली कॉलिंग नंबर 8814810000 या फिर 8814820000 पर कॉल करके आपको जितने भी डाउट्स हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अपनी आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक यू।